नमस्कार, मेरा नाम M.K. शर्मा है और आज मैं इस वीडियो में क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में सिखाने जा रहा हूं। आप सभी को ये बात पता है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने फैक्टर से रिलेटेड कुछ बात किया था। 1865 ईस्वी में उनका पेपर भी पब्लिश हो गया। उससे पहले उन्होंने अपना सारा काम जो एक्सपेरिमेंट था मटर के पौधे पे वो सब चीज कर लिया और फैक्टर के बारे में उन्होंने कुछ बात बताई थी। वो बोलते थे कि फैक्टर जो है वो पेयर में होता है। अगर आपको पता हो तो गैमेट बनता है तो ये फैक्टर्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ये फैक्टर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ असॉर्ट करते हैं। और ये बात सब चीज हम पढ़ा चुके हैं आपको। आज उन्हीं सारी बातों को जब हमारे पास माइक्रोस्कोप, एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप हमारे पास आज आया, जब हमने सेल डिवीजन का, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन का स्टडी किया, तो ये सारी बात सही साबित हुई। सारी बातों को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा है। आप तो जानते हैं कि क्रोमोजोम का बिहेवियर जो स्टडी किया जाता है सेल डिवीजन के समय में, तो उस समय क्रोमोजोम कब एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, कब एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, ये सारी बात आज हम माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं। जब मेंडल थे उस समय तो उतना एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप था नहीं, तो माइक्रोस्कोपी नहीं होने की वजह से मेंडल अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाए थे। भाई आपसे अगर ये पूछा जाए कि मेंडल की बातों को लोगों ने इग्नोर क्यों किया, तो आप बोलेंगे ना कि उस समय माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इसके वजह से मेंडल अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाए। जो फैक्टर बोलते थे, मेंडल बोलते थे फैक्टर, आज उसको हम जीन बोलते हैं, तो फैक्टर सच में होता है, उसका एग्जिस्टेंस है, ये बात को प्रूफ करना पड़ेगा ना। बायोलॉजी वाला आदमी कोई मेंडल ने लॉजिकली जो भी बात बोला उसको लॉजिक देते थे और लॉजिक लोगों को समझ में भी आता था। पर आप सोचिए, कोई बायोलॉजी का आदमी इस बात को कभी यकीन करेगा कि हम किसी चीज को लॉजिकली उसका एग्जिस्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजिस्ट इससे माने कन्विंस हो पाएंगे। बायोलॉजिस्ट को कन्विंस करना है तो कोई चीज अगर आप बता रहे हो कि ये चीज होता है तो उसको आप दिखाइए कि सेल के अंदर में कहां होता है, माइक्रोस्कोप में कहां दिख रहा है, तभी जाकर के बायोलॉजी वाला मान सकता है, ऐसे नहीं मानेगा। तो अब यही बात है कि जब हमने माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कर लिया, जब हम लोगों ने सेल डिवीजन को एडवांस लेवल पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर में देख लिए, क्रोमोजोम का बिहेवियर कैसे कैसे क्रोमोजोम में मूवमेंट होता है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब चीज पढ़े, तब हम क्रोमोजोम का मूवमेंट को नोटिस कर पाए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और फिर हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो देखिए, दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सटन और बोवेरी। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली, मैंने अलग अलग अपना अपना काम किया। सटन अलग काम कर रहे थे और बोवेरी अलग काम कर रहे थे, और दोनों वैज्ञानिकों ने एक ही बात बताया। अब क्या बात है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। तो इसलिए कहा कि दोनों का बात एक ही है, तो दोनों को मिला करके बोले क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी 1902 में। बात क्लियर है? हाँ, अगर ऐसा पूछ दे कि एक ही साइंटिस्ट का नाम चूज करना है, प्रायोरिटी देना है, तो प्रायोरिटी देना है तो आपको सटन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, अब ऑप्शन में सटन दिया हुआ है, बोवेरी दिया हुआ है, तो आप सटन को लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया है? मॉर्गन का तो आप नाम सुने ही हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, लाइमैन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। इन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट करके ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट हम अगला वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रूव्ड बाय, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, तो मॉर्गन आंसर आएगा, और गिवन बाय तो सटन और बोवेरी आंसर आएगा, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखिए। अब मुद्दे पे आइए। मुद्दा ऐसा है कि आइए हम कुछ क्रोमोजोम के बारे में आज हम बात बताते हैं। और आज जो मैं क्रोमोजोम के बारे में बोलने जा रहा हूं, ये बहुत पहले मेंडल साहब बोल करके मर चुके थे।
लेकिन उन्होंने क्रोमोजोम के बारे में बात नहीं बोला था, उन्होंने फैक्टर के बारे में बोला था। फैक्टर बोले तो जीन के बारे में बोला था। पर जो चीज मैं क्रोमोजोम के बारे में आज हमने बोला, माइटोसिस मियोसिस की स्टडी करने के बाद, मियोसिस सेल डिवीजन की स्टडी करने के बाद जो हमने आज पता किया, वो बात, वही सेम बात जीन के लिए भी बोला गया था। मतलब अगर हम कुछ ऐसी बात बोले पॉइंट बाय पॉइंट बना करके, जो सेम बात वहां पे भी बोला गया था, मेंडल ने भी बोला था, तो आप समझेंगे, आप तो आपके दिमाग में तो जरूर आएगा कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वही बात एक दूसरा बंदा भी बहुत बहुत पहले बोल करके मर चुका है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी और उसकी बातों में कुछ ना कुछ तो लिंक है। यही बात आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, आइए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सेल है। अब सेल के अंदर में 4 क्रोमोजोम ले लिए हैं। सोमैटिक सेल है, डिप्लॉइड सेल, इसका वैल्यू है 4, 1 2 3 4। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है और ये भी दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। ये क्रोमोजोम नंबर 1 है और इसका ये एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। ये क्रोमोजोम नंबर 2 है और ये भी क्रोमोजोम नंबर 2 है ना। ऐसे और भी क्रोमोजोम हो सकते हैं। हमारे बॉडी में तो 23 पेयर होता है। मैं ऐसे मान लिया हूँ इसे समझाने के लिए। तो एक पेयर ये क्रोमोजोम, एक पेयर ये क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये सब क्रोमोजोम के पास देखिए एक ही क्रोमैटिड है। तो जब G2 फेज में जाता है तो ये क्रोमैटिड डबल हो जाता है ना। यहां पे देखिए क्रोमैटिड डबल हो गया है, इसका भी क्रोमैटिड 2 हो गया, इसका भी क्रोमैटिड 2 हो गया। क्रोमैटिड का मतलब डीएनए। अतः डीएनए पे ये जीन है, देखिए ये जीन है और ये जीन का कॉपी हो जाएगा। तो देखिए ये जीन जो है वो कॉपी हो गया। देखिए ये वाला वाई बाई और ये स्मॉल बाई, ये आर और ये भाई क्रोमैटिड मतलब जीन होता है। जीन डीएनए का पार्ट है ना जी। तो ये पूरा का पूरा कॉपी होगा, तो ये वाला भी तो पार्ट कॉपी हो जाएगा पूरा। यही सब यही तो कॉपी हो गया है, 2 बन गया है। यही स्ट्रैंड 2 बार हो जाता है ना डीएनए इस फेज में। तो बात समझते हैं ना। तो अब आप देखिए कि यहां से जब यहां पे आप आए तो आपने देखा कि ये सारे जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब मियोसिस के बारे में मैं बता रहा हूं। अब मान लीजिए मियोसिस 1 होता है, तो मियोसिस 1 में 2 केस है, 2 चांसेज हो सकते हैं और ये दोनों बातें एनसीईआरटी ने भी समझाई है, ठीक है। मियोसिस 1 की वजह से एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 मैं मान लेता हूं और यहां पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 मैं मान लेता हूं। 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे से होमोलोगस है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। आपको पता है एनाफेज 1 में अलग हो जाता है, तो ये दोनों क्रोमोजोम अलग होगा और ये भी दोनों अलग होगा। अब इन दोनों क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम इन दोनों में से किसी एक के साथ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है ये क्रोमोजोम इसके साथ भी जा सकता है और ये क्रोमोजोम इसके साथ भी जा सकता है। उसी प्रकार से ये क्रोमोजोम इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 देखते हैं। देखता है कि कैपिटल आर वाला जो क्रोमोजोम है वो कैपिटल बाई के साथ गया है। देखो कैपिटल आर और कैपिटल बाई, ये क्रोमोजोम दोनों एक साथ में चला गया। भाई अरे मियोसिस 1 होगा भाई मेरे, एक छोड़ो, ये पॉसिबिलिटी अभी मत देखो, अभी इसी पॉसिबिलिटी को देखो। यहां पे जब ये डिवाइड करेगा तो 1 से 2 सेल बनता है ना पहले मियोसिस में, रिडक्शनल फेज में, फिर 2 से 4 बनता है। तो यहां पे ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा, तो ये जो क्रोमोजोम है इसका बंटवारा कैसे होगा, एनाफेज में टूटेगा और एनाफेज में टूटने के बाद ये कैपिटल आर कैपिटल बाई के साथ गया, कैपिटल आर कैपिटल बाई वाला आ गया, आया ना जी, ठीक है। और ये जो स्मॉल आर है स्मॉल बाई के साथ चला गया। एक तो ये संभावना हो सकती है, लेकिन दूसरा ये भी तो संभावना है कि भाई ये क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये भी अलग हो जाएंगे। अब कोई किसी के साथ भी जा सकता है और ऐसा होता भी है, ऐसा बात नहीं कि जा सकता है नहीं, हम लोग देखे भी है ऐसा। रिकॉम्बिनेंट जो बनता है इसी वजह से तो बनता है। तो आप देखिए, मान लीजिए अब ये जो कैपिटल आर है वो स्मॉल बाई के साथ चला गया। देखिए कैपिटल आर वाला जो है वो स्मॉल बाई वाला क्रोमोजोम के साथ चला गया, बराबर है कि नहीं। और जो स्मॉल आर वाला है वो कैपिटल बाई के साथ चला गया। देखिए स्मॉल आर कैपिटल बाई के साथ चला गया, गया कि नहीं। तो यहां से जब गैमेट अलग होगा तब ये क्रोमोजोम जब अलग होंगे, जब ये क्रोमैटिड सेपरेशन होगा, जब मियोसिस 2 होगा, अभी तो मियोसिस 1 ही बताया है, अब मियोसिस 2 के लिए नीचे मेरे पास तो जगह ही नहीं है ना। तो आप समझिए ना कि ये क्रोमैटिड जब अलग होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल बाई, कैपिटल आर स्मॉल बाई, ये गैमेट बनेगा, ये भी बनेगा। स्मॉल आर कैपिटल बाई ये बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल बाई ये भी बनेगा। 2 सेल ये बन गया, अच्छा 2 इधर बन गया, तो ये टोटल 4 बन गया कि नहीं बना। ये इस पॉसिबिलिटी में, सेकंड पॉसिबिलिटी में यहां पे क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल बाई और ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल बाई,
ये दोनों और ये दोनों। इसी तरीके से कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये देखिए आर वाई कैपिटल कैपिटल दोनों है। तो ये दोनों कैपिटल कैपिटल है, ये स्मॉल स्मॉल है, ये दोनों तो पेरेंटल होता है, रिसेसिव के साथ रिसेसिव रहे तो, और डोमिनेंट के साथ अगर रिसेसिव आ जाए तो रिकॉम्बिनेंट होता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। अब देखिए बात ऐसा हुआ कि जब ये वाला क्रोमोजोम जहां पे गया, आर जो जीन था, आर जो एलील था इसके ऊपर में बैठा था, वो भी यहां पे चला आया, है कि नहीं। अब इसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि आर जो है वो स्मॉल बाई के साथ आ गया। जैसे देखिए आर स्मॉल बाई के साथ आ गया, तो इस आर के साथ स्मॉल बाई भी आ गया। मतलब क्रोमोजोम जहां पे जा रहा है, फिर ये वाला देखिए कैसे होता है, ये कैपिटल आर ये इधर से आएगा और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल बाई इधर से आएगा, ये टूट करके जाएगा। तो ये पूरा डंटी जहां पे दोनों निकल करके जाएंगे वहां पे आर बाई आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, हो क्या रहा है, हो रहा है कि क्रोमोजोम जहां पे जा रहे हैं वहां पे बैठा हुआ वो जीन जो है वो उसके साथ चला जा रहा है। चाहे इस कंडीशन में देखिए चाहे इस कंडीशन में, हर कंडीशन में आपको दिखेगा कि जो जीन जिस क्रोमोजोम पे जिस पॉइंट पे लोकेटेड है वो डंटी जहां निकल करके जा रहा है ये वहीं पे चला जा रहा है। माने क्रोमोजोम, तब क्रोमोजोम क्रोमोजोम देखिए क्रोमोजोम अलग भी होता है, पेयर में भी रहता है। पेयरिंग कब होता है क्रोमोजोम का, आपको नहीं पता है। जाइगोटिन में जब जाते हैं तो जाइगोटिन में देखते नहीं कि क्रोमोजोम पेयर में आ जाता है। एनाफेज 1 में सेपरेशन हो जाता है क्रोमोजोम का, होमोलोगस क्रोमोजोम का, और एनाफेज 2 में क्रोमेटिड का सेपरेशन हो जाता है। तो जब क्रोमोजोम पास में आएंगे तो उस पर बैठा हुआ जो जीन रहेगा वो भी पास में आ जाएगा, दूर जाएंगे तो वो भी चला जाएगा। तो जीन्स के बारे में मेंडल ने बोला था, क्रोमोजोम के बारे में आज हमने बोला। तो क्रोमोजोम्स ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही से तो कंक्लूजन निकला था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। आपको फंडामेंटल लाइन पूछ दे कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन बोलिए कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। और तभी तो क्रोमोजोम जो है वो जहां पे भी जा रहा है उधर उस पर लोकेटेड किया हुआ जीन भी चला जा रहा है कि नहीं। तो 3-4 पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है। फैक्टर के बारे में भी लिखता है कि पेयर में होता है, क्रोमोजोम के बारे में भी लिखता है पेयर में होता है। उसके बाद लिखता है कि फैक्टर भी सेग्रीगेट करता है तो क्रोमोजोम भी सेग्रीगेट करता है। बस एक जो कॉलम दिया है एनसीईआरटी में जहां इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन लिखा है ना, या इंडिपेंडेंट सेपरेशन लिखा है वो क्रोमोजोम है, और 1 पेयर का सेग्रीगेशन लिखा है वो जीन है। वो जरा कॉलम को कर लीजिए एनसीईआरटी वाला, जहां 1 पेयर सेग्रीगेशन लिखा है और जहां इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन लिखा है वो इंडिपेंडेंट वाला क्रोमोजोम है। क्यों क्रोमोजोम है ये बात समझ लीजिए। देखो भाई, अगर ये पेयर सेग्रीगेट होगा तो जरूरी नहीं कि ये भी पेयर सेग्रीगेट होगा, है कि नहीं। ये क्रोमोजोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है पेयर्स, तो हो सकता है यहां स्पिंडल फाइबर नहीं बने तो इसका सेग्रीगेशन नहीं हो सके। तो जो क्रोमोजोम्स होता है वो इंडिपेंडेंट पेयर्स होते हैं। पर जीन्स के लिए हम बोलते हैं कि इस क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन है ना, तो जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट क्रोमोजोम्स आर इंडिपेंडेंट, है कि नहीं। तो जो इंडिपेंडेंट पेयर है वो क्रोमोजोम है, जीन्स इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि जीन एक दूसरे से तो लिंक्ड होते हैं ना भाई। एक क्रोमोजोम पे तो हजारों जीन हो सकता है ना जी, तो जीन तो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। बात आप समझिए, ठीक है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में यही बात बताई गई। मेंडल बोलते थे फैक्टर होता है, फैक्टर की एग्जिस्टेंस होती है, तो फैक्टर पेयर में होता है। जाइगोट जब बनाता है तो पेयर में आ जाता है, जब गैमेट बनाता है तो एक दूसरे से अलग हो जाता है। आज हम भी वही बात बोलते हैं क्रोमोजोम के लिए। कोई भी सोमैटिक सेल जब मियोसिस करेगा और 4 गैमेट बनाएगा तो आप उस समय देखोगे बिहेवियर में कि क्रोमोजोम जो है वो पेयर में आ रहे हैं, होमोलोगस पेयर जाइगोटिन में, फिर एनाफेज 1 में क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा है, फिर एनाफेज 2 में क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, और जो जीन जिस क्रोमोजोम पे बैठा हुआ है वो उसके साथ सेपरेशन में अलग हो जा रहा है। यही थी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट है जो मैं अभी लिखना चाहता हूं, अभी इस वीडियो के बाद लिखूंगा, इसको अभी यहीं पे रोकेंगे। और मॉर्गन का एक एक्सपेरिमेंट है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक वगैरह करते नहीं हैं और खाली आप लोग जो है वो टाइम वेस्ट करते। एक तो मैं सबको बोलता हूं कि डेली डेली जो डीपीपी दिया जा रहा है आपको उसको बनाना है। हर चीज भाई कितना समझाया जाए, तुम लोग बच्चा थोड़ी हो जी, नर्सरी के बच्चा जैसा करते रहते हो, ठीक है। नीट के बच्चों को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, सीरियस होइए जरा, है ना। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो फिर आपको मिलेगा सारा चीज।